हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा ग्रुप डी एंड सी के लिए साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं विद कॉन्सेप्ट, तो आज हम ये करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू। और आप सबको पता है कि हरियाणा ग्रुप डी के अंदर तो बहुत ज़्यादा यानी 15 क्वेश्चन स्पेशल केएस यानी जनरल साइंस के पूछे जाने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो अगर बात करें, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एग्जाम यात्रा जो चैनल है यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो देखो, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे श्वसन तंत्र का मेन काम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें आपके पास ऑक्सीजन ग्रहण करना, बिल्कुल सही काम है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। CO2 को आउट करना, बिल्कुल सही है। गैसियस एक्सचेंज का काम है, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, अगर हम बात करें दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कि आज का हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड क्वेश्चन कि श्वसन की क्रिया को यानी ब्रीदिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रीदिंग जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं। 1 मिनट में अगर हम सांस लेने की बात करते हैं, वो करते हैं 16 से लगभग 18 बार। ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मानव में श्वसन अंग की शुरुआत किससे होती है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू हो जाता है। तो ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना दोस्तों, वो शुरू हो जाता है नोज से। ठीक है ना, वो शुरू हो जाएगा नोज से। और जो हमारी नोज जो होती है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो हमारी नोज होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। और हमारी नोज के 3 पार्ट हैं कौन कौन से। हमारी जो नोज है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। और 3 पार्ट हमारी नोज के हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो है आउटर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है ना, यहां पे पाए जाते हैं नेजल हेयर्स। यहां पे पाए जाते हैं दोस्तों नेजल हेयर्स। ठीक है, जिनको हम सीलिया बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ये क्या करते हैं, ये जो भी एयर आएगी उसको फिल्टर करते हैं। इनका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। एयर को फिल्टर करने का काम होता है किसका, नेजल हेयर्स का। ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ओल्फैक्टरी एरिया। ओल्फैक्टरी एरिया, तो ओल्फैक्टरी एरिया है ना दोस्तों, अगर हमारे को किसी भी चीज की स्मेल बतानी है, अगर हमारे को किसी भी चीज की स्मेल बतानी है ना, तो हम वो स्मेल बताते हैं किससे, नोज से। और नोज का हमारा पार्ट है ओल्फैक्टरी एरिया। ठीक है ना, तो ओल्फैक्टरी एरिया है ये हमारे को स्मेल बताने में मदद करता है, यानी फील द ओडर। ये हमारे नोज का ऐसा पार्ट है जो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, स्मेल को पहचानने का काम करता है जो ओल्फैक्टरी एरिया है। इसके बाद जो थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है रेस्पिरेटरी रीजन। वो है रेस्पिरेटरी रीजन। अगर हम रेस्पिरेटरी रीजन की बात करें, जो हमारा रेस्पिरेटरी रीजन है ना, देखो, अगर हमारे जो रेस्पिरेटरी रीजन का काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमारे लंग्स के अंदर है ना ऐसी एयर जानी चाहिए दोस्तों जिसके अंदर क्या होती है, ह्यूमिडिटी ना के बराबर हो, यानी ड्राई एयर जानी चाहिए। तो हवा के अंदर तो नमी होती है, उस हवा की नमी को है ना दूर कौन करेगा, हवा की नमी को रेस्पिरेटरी रीजन दूर करेगा। हमारी नोज का जो तीसरा पार्ट है, इसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा होता है, ये हवा को गर्म करेगा
और उसमें से मॉइस्चर को हटा देता है, ठीक है ना। तो नोज के 3 पार्ट होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का काम क्या है दोस्तों? हवा को गर्म करना बिल्कुल, हवा को नम करना बिल्कुल, और जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको दूर करना बिल्कुल। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा, ये नेजल कैविटी के सारे काम है जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, तो जो हमारी ट्रैकिया होती है, जो हमारी विंड पाइप है, जो हमारी सांस की नली है ना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। और ये पूछा गया है कि ट्रैकिया के अंदर सी आकार की स्ट्रक्चर होती हैं, वो कितनी होती हैं। देखो, जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ट्रैकिया के अंदर है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये पूछा गया है कि ये स्ट्रक्चर होती कितनी है। तो ये स्ट्रक्चर होती है दोस्तों 16 से 20 के बीच में, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। अब जो हमारी ट्रैकिया जो होती है ना, ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है, हमारी सांस की नली की लंबाई कितनी है। ट्रैकिया की जो लेंथ होगी वो होती है 12.5 सेंटीमीटर। ये ट्रैकिया की लेंथ होती है, ठीक है ना। ट्रैकिया की लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो श्वास नली होती है किसमें डिवाइड होती है। देखो, हमारे 2 लंग्स हैं दोस्तों, लेकिन हमारी ट्रैकिया है एक, ठीक है ना। अब जैसे ही हमारी ट्रैकिया लंग्स में जाती है ना, फेफड़ों में जाती है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी हमारी जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, उसमें डिवीजन होगा और वो 2 बार डिवाइड हो जाएगी, एक उस लंग्स की ओर, एक दूसरे लंग्स की ओर, और उसको बोला जाता है ब्रोंकाई। हमारी सांस की नली का जो फर्स्ट डिवीजन है वो है ब्रोंकाई। देखो, मैं लिख देता हूं, जब हमारी सांस की नली पहली बार डिवाइड होगी, जब हमारी सांस की नली में पहली बार डिवीजन होगा, सांस की नली में जब पहली बार डिवीजन होता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, उसको बोलते हैं भाई ब्रोंकाई। इसके बाद जब सेकंड डिवीजन होगा, जब सेकंड डिवीजन होगा उसको क्या बोलेंगे जी? सेकंड डिवीजन को बोला जाएगा ब्रोंकियोल्स। सेकंड डिवीजन को बोला जाएगा ब्रोंकियोल्स। इसके बाद जब सांस की नली तीसरी बार डिवाइड होगी, सांस की नली में तीसरी बार जब डिवीजन होगा उसको क्या बोलेंगे जी? जब तीसरी बार डिवीजन होगा ना, उसको बोलेंगे एल्वेओली। एल्वेओली जो हमारे लंग्स की बेसिक यूनिट भी होती है, ठीक है ना। जब तीसरी बार डिवीजन होगा एल्वेओलाई, सेकंड डिवीजन दोस्तों ब्रोंकियोल्स, और फर्स्ट डिवीजन क्या होगा? ब्रोंकाई, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स के ऊपर आउटर कवरिंग होती है। ये पूछा गया है कि लंग्स की आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे। तो हमारे फेफड़ों की जो बाहर की परत जो होती है ना, उसको पूछा गया है कि क्या बोलते हैं। लंग्स की आउटर कवरिंग को बोलेंगे दोस्तों क्या? प्लूरा, ठीक है ना। हमारी लंग्स की, फेफड़ों की जो आउटर कवरिंग है ना, उसको प्लूरा बोलते हैं, ठीक है ना। जो टीबी के अंदर इन्फेक्शन होता है ना, टीबी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो होगा प्लूरा वाले पार्ट में, ठीक है ना। टीबी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है ना, वो प्लूरा वाले पार्ट में होता है। अब अगर हम लंग्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम लंग्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारे फेफड़े होते हैं, अगर लंग्स की अगर हम बात करें, तो लंग्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर लंग्स की स्टडी की बात करें, लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? फेफड़ों का अध्ययन, यानी फेफड़ों का जो अध्ययन होता है भाई वो होता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, लंग्स की स्टडी को बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। इसके बाद अगर जो हमारे लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, अगर इनके वजन की बात करें, अगर हमारे जो लंग्स होंगे, लंग्स के वजन की बात करें, दोनों फेफड़ों के वजन
की बात करें तो दोनों फेफड़ों का जो वेट होता है ना दोस्तों, दोनों फेफड़ों का जो वजन होगा वो होगा 1.3 टू 1.5 kg। दोनों फेफड़ों की वजन की बात हो रही है ये। दोनों फेफड़ों का जो वजन होगा, दोनों फेफड़ों के वजन की अगर हम बात करें वो होता है 1.3 टू 1.5 kg। अगर हम लंग्स के शेप की बात करें कैसी होती है, इनका आकार कैसा होता है, लंग्स की जो शेप होती है वो होती है भाई स्पंज शेप, वो होती है स्पंज शेप। स्पंज के आकार के हमारे लंग्स होते हैं। इसके बाद जो हमारे लंग्स के अगर कलर की बात करें, हमारे लंग्स का जो कलर होता है ना वो होता है पिंक कलर। हमारे लंग्स का जो कलर होगा ना वो होता है दोस्तों पिंक कलर के हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े। अगर ये पूछ लेना हमारे फेफड़ों का जो पिंक कलर है ना वो किसके कारण है, हमारे फेफड़ों का जो पिंक कलर होता है दोस्तों वो होता है ब्लड की सप्लाई के कारण, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा राइट लंग्स और जो हमारा लेफ्ट लंग है ना वो कुछ लोब के अंदर बटे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ पार्ट के अंदर बटे हुए हैं। ये पूछा गया है कि हमारा राइट और का जो लंग्स है ना उसमें कितने लोब होते हैं। हमारा जो राइट लंग है ना दोस्तों उसके अंदर होते हैं 3 लोब, ठीक है ना। जो राइट साइड का लंग्स है, दायां जो फेफड़ा होता है उसके अंदर 3 लोब होते हैं, और जो हमारा लेफ्ट साइड का लंग्स होगा के अंदर होते हैं 2 लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, तो 2 लोब्स होते हैं दोस्तों, 2 पार्ट में बंटा हुआ होता है। अब देखो अगर आपसे कभी ये पूछ लेना कि हमारा ऐसा कौन सा फेफड़ा है जो आकार में छोटा है, ठीक है ना, कौन सा जो लंग्स है जो साइज में छोटा है, लेफ्ट या राइट। हमारा जो हार्ट है ना दोस्तों वो होता है लेफ्ट साइड, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड का लंग्स ही जो होता है ना वो आकार में छोटा होता है क्योंकि उसकी साइड हमारे हार्ट का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसके अंदर 2 लोब होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गैसों का आदान प्रदान कहां पे होता है, हमारे लंग्स के अंदर है ना गैसियस एक्सचेंज का काम कहां पे होता है, तो वो होता है देखो दोस्तों अगर हम बात करें इसका आंसर है बिल्कुल एल्वेओलाई यानी कूपिका। मैं लिख देता हूं, और कूपिका के बारे में अगर हम बात करें तो एल्वेओलाई जो है ना, जो एल्वेओलाई है यानी जो कूपिका है अगर हम इसकी बात करें ये हमारे लंग्स की बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। इसके बाद जो एल्वेओलाई है, अगर ये पूछा जाता है कि एल्वेओलाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एल्वेओलाई दिखने में कैसी होती है, अगर ये पूछ ले तो एल्वेओलाई की दोस्तों स्ट्रक्चर होती है ग्रेप्स लाइक, ग्रेप्स लाइक, ग्रेप्स लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एल्वेओलाई होती है ना, अगर हम एल्वेओलाई काम क्या करेंगी, इनका अभी अभी जो क्वेश्चन है गैसियस एक्सचेंज का काम है, ये गैसियस एक्सचेंज का काम करती हैं, गैसों का आदान प्रदान यानी हमारे ब्लड में से CO2 आउट होना, ऑक्सीजन ऐड होना, वो काम होता है लंग्स में, और लंग्स में एल्वेओलाई के अंदर जो हमारे लंग्स की बेसिक यूनिट है, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एल्वेओलाई में कौन सी गैस रक्त में प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बताया है आंसर कि एल्वेओलाई यानी हमारे बेसिक यूनिट होती है लंग्स की, लंग्स की बेसिक यूनिट है दोस्तों एल्वेओलाई, और एल्वेओलाई के अंदर हमारे ब्लड के अंदर कौन सी गैस ऐड होती है, तो कौन सी गैस ऐड होती है दोस्तों, ऑक्सीजन, और आउट कौन सी होती है, CO2, ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑक्सीजन तो ऐड होती है, CO2 आउट होती है, यानी हमारे को जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी ना, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी उसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड, जिसके अंदर CO2 होगी उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जो इम्प्योर होगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहां पे होता है हमारे शरीर में, तो लंग्स में होगा दोस्तों। अगर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड पूछ ले वो कहां पे होगा,
वो होगा किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो रक्त में कौन सी गैस जो होती है बाहर जाती है, कौन सी गैस की हमारे को जरूरत नहीं है, अभी अभी जिक्र किया है दोस्तों, CO2। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अगर नॉर्मल पर्सन है उसमें ब्रीदिंग रेट कितनी होगी, ठीक है ना, यानी एक नॉर्मल जो आदमी है ना वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस लेगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन के हिसाब से वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट, 12 से 16 मिनट, ठीक है ना, प्रति मिनट। 1 मिनट में जो इंसान सांस लेता है 12 या 16 के आसपास, ठीक है ना, ये एवरेज है। इसके बाद पर मिनट की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायाफ्राम क्या है, ठीक है ना, डायाफ्राम, व्हाट इज डायाफ्राम। देखो दोस्तों, डायाफ्राम हमारे शरीर का एक बहुत ही मेन पार्ट है जो हमारे दोनों लंग्स के ऊपर नीचे पाया जाता है। जो हमारे दोनों लंग्स हैं उनके नीचे एक स्ट्रक्चर बनी हुई है और वो डायाफ्राम है। अगर कभी आपने हिचकी का नाम सुना हो ना, हिचकी क्यों आती है, हिचकी क्यों आती है, नाम सुनते ही दिमाग में आया होगा कि कोई याद करता होगा। कोई याद नहीं करता दोस्तों, डायाफ्राम अपनी जगह से हिल जाता है और अपनी जगह से हिलने से वाइब्रेट होता है, ठीक है ना। अगर कभी आप पानी पी लेते हो, कभी किसी को ऐसा शौक दे देते हो जिससे सुन के उसके पसीने आए, तो क्या होगा, हिचकी बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जो डायाफ्राम जो होता है ना, जब हम सांस लेते हैं, जब हमने सांस लिया तो डायाफ्राम क्या होता है, नीचे चला जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं डायाफ्राम आता है ऊपर। डायाफ्राम ऊपर जब आएगा ना, लंग्स के एरिया को कम कर देता है जिससे हम सांस छोड़ पाते हैं, ठीक है ना। फिर बात ये आती है कि डायाफ्राम जो होता है ना किससे मिलके बनता है। डायाफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। जो डायाफ्राम का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है डायाफ्राम का संकुचन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम कब होगा दोस्तों, डायाफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, यानी डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, डायाफ्राम सिकुड़ेगा कब, यानी जब ऊपर जाता है, ठीक है ना, रिलैक्स मोड में आएगा तो नीचे, और ऊपर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें संकोचन होगा, और ऊपर जाएगा तब क्या होता है, हम सांस छोड़ते हैं। जब डायाफ्राम ऊपर जाता है ना ऊपर की ओर, तो हम सांस छोड़ते हैं, यानी एक्सहेलेशन, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे आएगा तो हम सांस अंदर लेते हैं, एयर एंटर कर जाती है हमारे लंग्स में। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सांस छोड़ने की क्रिया को प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड। तो क्या होगा, वो होगा एक्सहेलेशन, ठीक है ना। सांस छोड़ने की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी हमारे पूरे शरीर में है ना दोस्तों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। हमारी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि खाने का ब्रेकडाउन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही करती है। तो ये जो प्रोसेस जो होती है ना, अगर हम बात करें ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाएगी तो जाएगी किसकी मदद से, देखो अगर हम बात करें जब एयर होती है, एयर सबसे पहले जाती है दोस्तों नोज में, नोज में जाएगी, इसके बाद वो विंड पाइप में जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी, इसके बाद वो चली जाती है लंग्स में, लंग्स में चली जाती है। और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होता है दोस्तों ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी। और आप सबको पता है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, एचबी। जितनी भी गैसें होती हैं दोस्तों उनमें से एक ऑक्सीजन भी है, जितनी भी गैसें हैं ना उनमें से एक ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है ना। और हमारे लंग्स को जरूरत भी ऑक्सीजन की ही है, ठीक है ना। जितनी भी गैसें हैं उनमें से जो ऑक्सीजन होती है ना वो बॉन्ड बना लेती है हीमोग्लोबिन के साथ, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो बना लेगी, बाकी की गैसें बाहर चली जाती है जब हम सांस छोड़ते हैं। अब जहां जहां ब्लड जाएगा ना, जहां जहां हमारा ब्लड जाएगा वहां वहां आरबीसी जाएगी, जहां जहां आरबीसी जाएगी वहां वहां हीमोग्लोबिन जाएगा, और हीमोग्लोबिन के साथ है ऑक्सीजन, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करती है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ करती है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाती है दोस्तों हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है।
इसके बाद अगर हम बात करें जी कि श्वसन का नियंत्रण केंद्र रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इज प्रेजेंटिंग, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट है दोस्तों जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। देखो, जो रेस्पिरेशन जो होता है ना, रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, यानी ये एक अनिच्छिक क्रिया है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा ना तो इंसान मर जाएगा। लेकिन इस रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है, किसका कंट्रोल है, रेस्पिरेशन के ऊपर। तो जितनी भी इनवॉलंटरी रिएक्शन होती है ना, अनिच्छिक क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उन सबके ऊपर कंट्रोल होता है दोस्तों, कौन चलाता है उनको, मेडुला ओब्लागाटा को चलाता है, कौन, मेडुला ओब्लागाटा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। जितनी भी, जैसे स्लीपिंग हो गया, ठीक है, डाइजेशन हो गया, अगर हम ब्लिंकिंग ऑफ आई, पलकें झपकती हैं दोस्तों हमारी, इसके बाद जैसे एक्सक्रेशन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है ना, जैसे हम नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, इस सारी की सारी चीजें इनवॉलंटरी रिएक्शन चल रही हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, तो इनके ऊपर कंट्रोल होता है किसका, मेडुला ओब्लांगेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, लैरिंग्स को क्या कहते हैं दोस्तों। जो लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, लैरिंग्स देखो हमारी आवाज दोस्तों गले में बनती है, ठीक है ना। हमारा माउथ जो है ना, हमारे होठ, हमारे दांत, हमारी जीभ उसको क्या करती है, शब्दों में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन हमारी आवाज तो कहां पे बनती है, गले में बनती है। और जो गला है ना, गले के अंदर लगा हुआ है वॉइस बॉक्स, ठीक है ना, गले के अंदर क्या लगा हुआ है, वॉइस बॉक्स, और उस वॉइस बॉक्स का नाम क्या है, लैरिंग्स, ठीक है ना। और जो हमारा वॉइस बॉक्स है ना गले के अंदर, देखो जो गले के अंदर जो वॉइस बॉक्स है, मान लीजिए हमारी विंड पाइप है, ठीक है, और विंड पाइप के अंदर बना हुआ है ये वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स बना हुआ है जिसका नाम है लैरिंग्स, को हम बोलते हैं दोस्तों लैरिंग्स। और इस वॉइस बॉक्स के अंदर बहुत सारी मसल्स हैं, इस वॉइस बॉक्स के अंदर है ना, लैरिंग्स के अंदर बहुत सारी मसल्स होती हैं, और उन मसल्स को क्या बोलते हैं, उन मसल्स को बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, उन मसल्स को बोलते हैं हम वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स। जब भी हम सांस लेते हैं ना, जो एयर आई, जो हवा गले में आती है ना, तो वो इन मांसपेशियों से टकराती है, और मसल्स क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, हमारी आवाज बनती है, ठीक है ना। जो हमारी आवाज बनती है वो गले के अंदर बनती है, हमारी जीभ, हमारे दांत, हमारे होठ उसको शब्दों में बदल देते हैं। अब जो हमारा वॉइस बॉक्स है ना, लैरिंग्स के ऊपर लगी हुई होती है कुछ कार्टिलेज, यहां पे कुछ कार्टिलेज लगी हुई है। अब जो ये कार्टिलेज जो होती है ना दोस्तों, इनको बोलते हैं एडम सेपल, इनको बोलते हैं एडम सेपल। इन्हीं की वजह से जो है ना, इन्हीं की वजह से हमारा, तो अगर हम बॉयज की बात करें, जो लड़के होते हैं, मेल की आवाज गहरी होती है, उसमें डीपनिंग होती है साउंड में, मेल की आवाज में जो गहरापन होता है ना, लड़कों की आवाज गहरी होती है, क्योंकि उनके वॉइस बॉक्स के ऊपर कार्टिलेज लगे हुए हैं, इन्हीं के कारण, ठीक है ना। तो गर्ल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, तो इसी कारण से बॉयज की जो आवाज जो होती है ना वो गहरी होती है, और लड़कियों की आवाज जो होती है ना, हम बोलते हैं ना कि पैनी आवाज है, वो होती है, ठीक है। इसके बाद भाई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ध्वनि उत्पन्न करने में कौन सा अंग मदद करता है, ठीक है ना। जो ध्वनि उत्पन्न, विच ऑर्गन हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, तो कौन सा होगा दोस्तों, वॉइस बॉक्स का नाम क्या है, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स का नाम क्या है, लैरिंग्स, ठीक है ना। और लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, ब्रोंकाई आगे किसमें विभाजित होती है, तो ब्रोंकाई जो डिवाइड होती है दोस्तों, अभी अभी कुछ देर पहले बताया था, वो डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स के अंदर, ठीक है ना। तो हमारी विंड पाइप का सेकंड डिवीजन होता है ब्रोंकियोल्स, पहला डिवीजन ब्रोंकाई, ठीक है ना, तीसरा डिवीजन एल्वियोलाई, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फेफड़ों में कितनी एल्वियोलाई पाई जाती हैं। तो हमारे लंग्स की जो बेसिक यूनिट है ना दोस्तों, एल्वियोलाई, ये पूछा गया है कि हमारे लंग्स में टोटल कितनी एल्वियोलाई पाई जाती हैं। हमारा जो लंग्स है ना दोस्तों, दो लंग्स हैं, दोनों लंग्स में जो एल्वियोलाई जो पाई जाती है ना,
वो होती हैं 300 मिलियन। 300 मिलियन जो एल्वेओलाई पाई जाती हैं हमारे लंग्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो टिश्यू होते हैं, अगर हम बात करें ऑक्सीजन रिच टिश्यू एज, ऊतकों में ऑक्सीजन किस रूप में पहुंचती है? यानी जो हमारी सेल हैं, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन किस रूप में पहुंचेगी? ऑक्सीजन किसके साथ है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में मिलेगी ना, तो वो इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि फेफड़ों की बीमारी टीबी किस जीव से होती है? तो अगर हम, जो टीबी होती है ना दोस्तों, टीबी के बैक्टीरिया का नाम, पहली बात तो मैं बता देता हूं, टीबी जो है ना बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। इसका राइट आंसर है बी। और कौन से बैक्टीरिया से होती है वो भी लिख देता हूं। टीबी जो होती है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है दोस्तों, इसकी वजह से टीबी होती है, ठीक है ना। और इन्फेक्शन होता है प्लूरा के अंदर, ठीक है। तो टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिजीज है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दमा किससे होता है दोस्तों? दमा किससे संबंधित है ये पूछा गया है, ठीक है ना। हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर। जो दमा होता है दोस्तों, पहले ये ओल्ड एज में होता था, लेकिन आज के टाइम पे जो दमा है ना, ये यंग एज में भी हो जाता है, ठीक है ना। और दमा होने का कारण क्या है? और दमा किसी को हो गया, किसके ऊपर प्रभावित करेगा? वो दमा के अंदर इफेक्टिव जो ऑर्गन है ना, वो है अपना लंग्स। जो दमा जो होता है ना, जो अस्थमा होता है, जो अस्थमा होगा दोस्तों, दमा होता किसके कारण है? दमा जो है ना वो फंगस के कारण होता है। दमा जो है ना वो फंगस के कारण होता है। और कौन से फंगस के कारण होता है? वो होता है एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स फंगस के कारण होता है, ठीक है ना। दमा होने का कारण है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। अगर किसी को ये डिजीज होती है, अस्थमा हो जाता है ना, ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें उसके लिए किसी भी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स उसके फंगस का नाम है। इसके बाद है निमोनिया, कौन से अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? हम सबको पता है कि फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है, किसकी वजह से होता है? वो होता है हमारे लंग्स को प्रभावित करेगा। और अगर हम बात करें किसके कारण, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वायरस के कारण, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण क्या होता है दोस्तों? निमोनिया होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बता चुके हैं। हमारे फेफड़ों की बेसिक यूनिट क्या होती है दोस्तों? वो होती है आपकी एल्वेओलाई, वो होती है एल्वेओलाई, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है कि रेस्पिरेट विदाउट ऑक्सीजन एज, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि श्वसन का प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन है दोस्तों में ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है? दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक तो होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक, ठीक है ना। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा दोस्तों वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और जो एनएरोबिक होगा उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जो एरोबिक होगा वो कहां पे होगा? देखो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा ना, जो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होगा ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये होता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद जो एनएरोबिक होता है, एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन जो होता है ना, ये किस में होगा? ये होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाएगा।
और कहां पे होगा, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका मसल्स के अंदर। इसमें एनर्जी ज्यादा बनती है इस रेस्पिरेशन के अंदर। जब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा इसमें एनर्जी ज्यादा बनेगी, और कितनी बनेगी, 38 एटीपी। करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा, फ्यूल ऑफ सेल, कोशिका का जो है ना ईंधन, इसको बोला जाता है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, 38 एटीपी एनर्जी बनती है जब ये रेस्पिरेशन होता है। और एनएरोबिक जो होगा इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। यहां पे एनर्जी जो है ना कम रिलीज होती है, और कितनी, 2 एटीपी। 2 एटीपी दोस्तों यहां पे एनर्जी बनती है। ठीक है ना, जो एनएरोबिक होता है और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका एनएरोबिक, यानी अवायवीय श्वसन। ठीक है ना, अवायवीय। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, सामान्य श्वसन किस प्रकार का होता है। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होगा ना दोस्तों वो किस प्रकार का होता है, अभी अभी बताया है। जब हम सांस ले रहे हैं हमारे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो ये है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी वायवीय रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। ठीक है ना, इसके बाद उत्तक श्वसन को क्या कहते हैं, टिश्यू रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि टिश्यू रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, जो हमारे टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जो हमारी सेल के अंदर जाके रेस्पिरेशन होता है ना, जहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे आंतरिक श्वसन, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन उसको बोला जाएगा। ठीक है ना, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हिंदी में बोले तो इसको आंतरिक को बोलेंगे आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। ठीक है ना, उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद भाई नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि फेफड़ों और रक्त के बीच में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कैसा रेस्पिरेशन है। हमारे ब्लड के बीच में और लंग्स के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है ना दोस्तों, उसमें पूछा गया है वो कैसा रेस्पिरेशन है, वो है एक्सटर्नल। उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है ना, यानी बाह्य श्वसन वो होता है दोस्तों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है ना, बाह्य श्वसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस छोड़ते समय डायाफ्राम की स्थिति क्या होती है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं डायाफ्राम ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारे डायाफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, संकोचन होता है। इसके बाद है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, डिस्पेनिया, एस्फिक्सिया। ठीक है ना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को हम दोस्तों क्या बोलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका हाइपोक्स। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को बोलेंगे हाइपोक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ सबसे ज्यादा जुड़ती है। देखो दोस्तों, एक तो होता है कि हमारे ब्लड के अंदर सबसे कम गैस कौन सी मिलती है, लेस सोल्यूबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। हमारे ब्लड के साथ कौन सी गैस सबसे कम घुलेगी। एक होता है कि हमारे ब्लड के साथ सबसे ज्यादा कौन सी गैस घुलती है। ठीक है ना, सबसे कम घुलती है दोस्तों हीलियम। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा घुलती है, अगर क्या क्वेश्चन है, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ सबसे अधिक जुड़ती है, हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का पार्ट है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा हमारे ब्लड के अंदर जो सोल्यूबल गैस है ना, जो बहुत आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, वो होती है CO2, सॉरी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो CO है ना, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जहरीली गैस है, मोस्ट टॉक्सिक गैस है।
सबसे ज्यादा जहरीली गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ब्लड के साथ सबसे आसानी से घुल जाती है। हमारे रक्त में सबसे ज्यादा जो घुलने वाली गैस है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसी को बोलते हैं साइलेंट किलर गैस। इसको बोलते हैं साइलेंट किलर गैस। साइलेंट किलर गैस इसको बोलते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों स्लीपी गैस। इसी को बोलते हैं स्लीपी गैस, यानी निद्राकारी गैस। इसी को बोलते हैं दम घोटू गैस, सफोकेटिंग गैस। सफोकेटिंग गैस यानी दम घोटू गैस। इसी को बोलते हैं दोस्तों दम घोटू गैस। ठीक है ना, को बोलेंगे दम घोटू गैस। ठीक है ना, क्यों बोलते हैं ऐसा? देखो, सर्दियों में बहुत बार ऐसी खबर आती है कि कोई इंसान कमरे के अंदर हीटर चला के सोया, अंगीठी जला के सोया, और वो इंसान पूरा का पूरा परिवार सुबह मरा हुआ मिला। क्यों? देखो, आग जब जलती है ना दोस्तों, आग को जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अगर कमरा बंद है तो हीटर चल रहा है, अंगीठी चल रही है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन जब उसको मिलना बंद हो जाएगी ना जलने के लिए, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाना शुरू कर देगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा हो जाएगी कमरे के अंदर, ऑक्सीजन कम हो जाएगी और इंसान का दम घुटने लगेगा। ठीक है ना, एक टाइम पे ऐसी स्थिति में वो आ जाएगा कि इंसान जो है ना, एक टाइम पे ऐसी स्थिति में होगा कि इंसान हिल भी नहीं पाएगा, इतना स्थिर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि क्या वो उठ के बाहर नहीं जा सकता था? नहीं जा सकता है, क्योंकि इंसान क्या होगा, बिल्कुल रेस्ट में इसमें चला जाता है। इसीलिए इसको निद्राकारी गैस बोलते हैं। दम घोटू गैस इसको इसलिए बोला जाता है दोस्तों, और पता भी नहीं चलता कि कब इंसान मर गया, इसीलिए इसको साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। जो स्मोकिंग आप करते हो ना, अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो, छल्ले बनाते हो, तो स्मोकिंग में भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो स्मोकिंग जो होती है इसमें भी यही गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन का रासायनिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन किसके कारण होगा, बताओ। ठीक है ना, श्वसन का रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जरूरी है जी, CO2 लेवल बिल्कुल, पीएच ऑफ ब्लड बिल्कुल सही। ये तो सभी के सब आंसर करेक्ट हो गए, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। इसका क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, इसके बाद है नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कम होने पर, अगर हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू कम हो जाए तो रेस्पिरेटरी रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? ब्रीदिंग रेट क्या होगा? सांस हम कम बार लेंगे या ज्यादा बार लेंगे? ठीक है ना, तो अगर ब्लड की पीएच वैल्यू, पहली बात तो होती कितनी है, तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है ना दोस्तों, हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। अगर ये वाली कंडीशन होती है, ब्लड का पीएच वैल्यू कम हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन उसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका? करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हम जब सांस लेते हैं तो कितनी एयर लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते टाइम हम कितनी एयर लेते हैं? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, 500 ml। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 500 ml। इसके बाद है, ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? जब इंसान पहाड़ों में चला जाता है, बहुत ऊंचाई पर चला जाता है, तो सांस लेने में दोस्तों दिक्कत आती है। तो सांस लेने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो लो ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ना, देखो, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, C6H12O6, ठीक है ना, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ना दोस्तों, तो कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगी। ठीक है, और क्या मिलेगा यहाँ पे? कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? CO2 रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगी, ATP बनेगी। और कितनी ATP बनेगी?
38 बनेगी। तो इनमें से ऑप्शन देख लो, CO2 या H2O में से कौन सा है? CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो, ठीक है ना, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखो, सांस रुकने की अवस्था, जो सांस रुकने की जो अवस्था होती है ना, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है ना, स्टॉपिंग ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड। जब सांस रुकने की जो प्रोसेस होती है ना दोस्तों, उसको क्या बोला जाएगा? सांस रुकने की प्रोसेस को बोला जाता है डिस्पेनिया, एपनिया, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया। इनमें से राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? एपनिया, ठीक है ना, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है कि जब ब्रोंकाई के अंदर, जो हमारी ब्रोंकाई होती है ना, सांस की नली का जब पहली बार डिवीजन जो होगा ना, उसके अंदर जो अगर हम बात करें, पहली बार डिवीजन होगा, अगर ब्रोंकाई बन जाता है, ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस डिजीज को बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। उस डिजीज को क्या बोला जाएगा दोस्तों? उसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फेफड़ों का वजन कितना होता है? अभी ये भी थोड़ी देर पहले बता गया था, हमारे जो लंग्स हैं उनका वजन होता है दोस्तों 1.3 से लगभग 1.5 केजी। इसके आसपास का ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो 2 केजी है, तो 2 किलो इसका वजन हो गया, ठीक है ना, दोनों फेफड़ों की बात हो रही है। इसके बाद जब सांस लेने की दर, ब्रीदिंग रेट जब इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? जब सांस लेने की दर जब बढ़ जाती है, इंसान जरूरत से ज्यादा सांस लेता है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन है यहाँ पे एपनिया, डिस्पेनिया, टैकीपीनिया, हाइपोक्सिया। तो जब सांस लेने की जो ब्रीदिंग रेट जो है ना, जब ये इंक्रीज हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? टैकोपीनिया बोलेंगे, उसको बोलेंगे टैकीपीनिया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अगर फेफड़ों में किस प्रकार का ब्लड होता है दोस्तों? फेफड़ों में जब ब्लड जाता है ना, वो जाता है इम्प्योर ब्लड, जिसमें CO2 ज्यादा होती है, और फेफड़ों से जब ब्लड निकलेगा वो प्योर ब्लड होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और CO2 आउट हो जाती है, ठीक है ना। फेफड़ों के अंदर कैसा ब्लड है? ये ऑक्सीजनेटेड, बाहर निकलेगा प्योर होके निकलेगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें CO2 ज्यादा होगी, उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलेंगे। फेफड़ों से निकलने वाला रक्त कैसा होता है? बिल्कुल, फेफड़ों में ब्लड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम होता है। हमारा जो रक्त जो है ना दोस्तों, शुद्ध होता है ना, वो होता है किसके अंदर? फेफड़ों में शुद्ध होकर निकलेगा, CO2 आउट निकल जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त निकलेगा। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना, इसी को हम बोलते हैं प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांस लेने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर मेन पार्ट कौन सा होता है? मेन मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स बिल्कुल होती हैं भाई, और अगर डायाफ्राम बिल्कुल होती है, ठीक है ना। तो ए और बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? जो श्वसन में ऊर्जा जो होती है ना, वो किस रूप में निकलती है? पढ़ चुके हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और करेंसी ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा की मुद्रा इसको कहते हैं, फ्यूल ऑफ सेल इसको कहते हैं दोस्तों। ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी MCQ हैं वो हम पढ़ रहे हैं। और दोबारा से आपको बोल रहा हूं, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है, क्लास को लाइक जरूर करना है, और जो भी हम टेलीग्राम के ऊपर इस क्लास की PDF डालेंगे, जो भी क्लास होगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेफड़ों की बीमारी सिलिकोसिस किसके कारण होती है? फेफड़ों की जो बीमारी होती है दोस्तों, देखो ज्यादातर लंग्स की जो बीमारी जो होती है ना, वो पोल्यूशन के कारण होंगी, डस्ट के कारण होंगी। तो ऐसे ही जो सिलिकोसिस जो डिजीज होती है ना, वो स्मोकिंग के कारण नहीं होती, बैक्टीरिया के कारण नहीं होती, वायरस के कारण नहीं होती, वो होती है धूल के कारण, डस्ट के कारण, ठीक है ना। इंसान को स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं छोड़ दीजिए, स्मोकिंग करने वाले के पास बैठते हैं तो भी बैठना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना असर स्मोकिंग करने वाले को है उतना ही साथ वाले को असर होता है, लंग्स को, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, और डस्ट, डस्ट हमारे लंग्स के लिए बेहद खतरनाक है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें
फेफड़ों का कलर जो है ना पिंक कलर होता है। हमारे फेफड़े दोस्तों पिंक कलर के हैं, गुलाबी रंग के हैं। वो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं दोस्तों हमारे ब्लड के अंदर, सॉरी हमारे फेफड़ों के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है उसके कारण। ठीक है, इसके बाद मानव में स्टडी ऑफ लंग्स, स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा? पढ़ चुके हैं, पल्मोनोलॉजी। क्या आंसर होगा इसका? राइट, पल्मोनोलॉजी, यानी बी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जितने भी आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, तो जरूर इनको रिपीट करना है, पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इस चीज को आप देखो भी गए। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्लास को लाइक जरूर करना है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।